हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। हम लोग इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं। क्या होता है प्रजनन, क्यों होता है प्रजनन, क्या इंपॉर्टेंस है प्रजनन की, ये सब बातें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में अपने कर लिए हैं। हमने ये भी देखा, ये भी सीखा, यह भी जाना कि प्रजनन सभी जीवों का अभिलाक्षणिक लक्षण है। मतलब इस धरती पे प्रेजेंट मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द सजीव हैं ना, जो मैक्सिमम सजीव पाए जाते हैं, उनके अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वो अपने जैसी संतति पैदा करके अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाते रहते हैं और अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ाकर वह इस धरती पे जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। क्लियर है बच्चे? अब हम लोग इस जीवन की निरंतरता को चलाने का जो प्रक्रिया है, जिसमें हमने बात की थी अलैंगिक जनन, वो हम लोगों ने कैसे होता है, क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया है। आज हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का जो दूसरा प्रकार है, जिसे हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं लैंगिक जनन। क्या होता है लैंगिक जनन, क्या होता है लैंगिक जनन, क्या क्या चीजें यहां पे आपको सीखनी है, ये बात करेंगे बच्चों हम लोग इस लेक्चर में। राइट, लेट्स स्टार्ट लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया बेटा कि हम लोग जो वैरायटीज, जो हम प्रकार पढ़ते हैं जनन के, यहां पे हम लोग दो चीजें पढ़ रहे थे। एक था लैंगिक जनन और एक था अलैंगिक जनन। यस और नो? लैंगिक व अलैंगिक जनन में क्या समानता, क्या डिफरेंस है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। या फिर अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है अलैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं को देखते हुए आप अपने आप समझ जाओगे कि दोनों के अंदर क्या असमानताएं हैं। फिर भी मैंने आपको सिखाया था कि लैंगिक व अलैंगिक ऐसा नहीं है कि लिंग के आधार पे करते हैं, नहीं। लैंगिक व अलैंगिक जनन की बात हम इस आधार पे करते हैं कि क्या उस सजीव के अंदर प्रजनन प्रक्रिया में कितने पित्र इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने पितरों का समावेश हो रहा है प्रजनन प्रक्रिया के लिए। अगर एक पित्र का समावेश हो रहा है तो उसे बोलते थे हम एक पितृक। अलैंगिक जनन एक पितृक होता है। यस और नो? यहां पे हम जब बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो सबसे स्पष्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि लैंगिक जनन में हमेशा दो पितरों का समावेश होता है, जिसमें से एक होता है नर और दूसरी होती है मादा। स्पष्ट है? हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बात पहले कर लिया है, इसलिए आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। देखो जरा, सबसे पहले क्या पढ़ना है कि लैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया है जनन की वह प्रक्रिया जहां पर जनन की वह प्रक्रिया जहां पर दो पितरों का दो पितरों की आवश्यकता होती है या दो पितरों का समावेश होता है। दो पितरों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन कहलाता है। क्या बोला जाता है इसको? लैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर बच्चे? जब हम बात करते हैं दोनों पितरों के बारे में, किसके बारे में बेटा? जब हम बात करते हैं दोनों पितरों के बारे में, तो पितर क्या हो सकते हैं? आप लोग जानते हैं यहां पे जो दो पितर की बात कर रहे हैं वो पितर हैं नर व मादा। क्या है? एक हो गया नर पित्र। अब पित्र मतलब तो पिता होता है ना? मादा पित्र लिखेंगे तो थोड़ा सा ऑक्सीमोरन हो जाएगा, मतलब विरोधाभास हो जाएगा, बट ठीक है। पैतृक पीढ़ी की हम बात करें, अगर किसकी बात करें बच्चों? पैतृक पीढ़ी की बात करें तो हम नर व मादा लिख देते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूं, पैतृक पीढ़ी में
यहाँ पे प्रजनन करने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, एक होगा नर और एक होती है मादा। यस और नो? देखो अभी से सीख लो, नर का जो सिंबल है ना, एक सिंबल दिया जाता है। नर को जब भी दिखाना होगा, कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो वो नर है, और ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो वो मादा है। क्यों? क्योंकि जब आप बात करते हैं उच्च पादप या उच्च जंतुओं की, आप चाहे पादप की बात करें चाहे आप जंतुओं की बात करें, उच्च पादप एवं उच्च जंतुओं के अंदर नर व मादा की संरचना, इनकी स्थिति हमेशा ऐसी होती है। हम अभी डिस्कस भी कर लेंगे 2 मिनट लेके उसको ठीक से, जहां पे मादा हमेशा स्टेशनरी होती है, मतलब मादा अचलयमान होती है, वो अपनी जगह पे अचल रहती है, अपनी जगह पे टिके रहती है। और जो नर होता है, नर के अंदर जो उसके शुक्राणु बनते हैं, वो शुक्राणु होते हैं चलयमान, जो चल के किसी भी मीडियम से किसी भी तरीके से, कभी हवा ले जाएगी, कभी कोई एनिमल ले जाएगा, कभी पानी ले जाएगा, किसी भी माध्यम से वो विचरण करके पहुंचते हैं मादा तक पहुंचते हैं नर विचरण करके। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है ना। तो यहां से नर की तरफ से जाया जाता है, तो एरो दिखा रहा है कि भाई जाएंगे, और जाने के बाद ये जुड़ते कहां पे हैं? मादा में। तो मादा में हम हमेशा प्लस दिखाते, तो यहां पे दिखाते हैं एरो, और यहां पे दिखाते हैं प्लस, नर व मादा को दिखाने के लिए। क्लियर? कभी कभी अब यहां पे दो बहुत अच्छी बातें सीखनी है आपको, कि नर जननांग व मादा जननांग की उपस्थिति के आधार पे, कृपया ध्यान से सुनेंगे, नर जननांग व मादा जननांग की उपस्थिति के आधार पे जीवों को दो प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में बांटते हैं? जीवों को दो प्रकार में बांटते हैं। कभी कभी कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें जो नर व मादा है वो एक ही जगह पे हो सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं? नर जननांग एवं मादा जननांग, नर जननांग व मादा जननांग एक सजीव के ऊपर, एक ही जीव के ऊपर क्या है? नर व मादा जननांग दोनों, एक ही सजीव के ऊपर नर व मादा जननांग दोनों। एक परिस्थिति तो ऐसी होती है, एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें एक ही शरीर के ऊपर दोनों संरचनाएं प्रेजेंट है, उपस्थित है। दूसरी परिस्थिति क्या है? नर एवं मादा भिन्न भिन्न सजीवों पर पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न सजीवों पर पाए जाते हैं। है ना, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति। ये है कंडीशन नंबर 1 और ये है कंडीशन नंबर 2। अगर ऐसा होता है कि नर व मादा एक ही शरीर पे, एक ही सजीव पे पाए जाते हैं, तो इसे आप बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं बच्चों? उभयलिंगी। उभयलिंगी या ऐसे सजीव को हम बोलते हैं, ये तो उभयलिंगी मतलब एक जगह पे, उभयलिंगाश्रयी। क्या बोल सकते हो आप इसको? उभयलिंगाश्रयी। इंग्लिश में इसे, अच्छा इंग्लिश में तो थोड़ा सा गड़बड़ है, हिंदी में तो ठीक है, उभयलिंगाश्रयी चला जाता है, बट हम दो वर्ड यूज करते हैं जनरली। एक बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट और एक बोलते हैं बच्चे मोनोइसियस। देखो सिखा देता हूं वो भी। दोनों का मतलब उभयलिंगी है, दोनों का मतलब उभयलिंगी है। हर्माफ्रोडाइट, एक होता है बेटा हर्माफ्रोडाइट और दूसरा होता है मोनोइसियस। दो वर्ड यूज करते हैं जनरली। जो हर्माफ्रोडाइट वर्ड है ये यूज किया जाता है जंतुओं के लिए, है ना, मतलब दोनों का एक ही है,
लेकिन जंतुओं के लिए आप कहीं पे कोई भी यूज कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, कोई डंडा लेके मारेगा नहीं। बट फैक्ट ये है कि जंतुओं के लिए हर्माफ्रोडाइट यूज करते हैं और पादपों के लिए मोनोइसियस वर्ड यूज करते हैं। किसके लिए? पादपों के लिए। वैसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्ट आता होगा, आप लोगों को ये चीज आती होगी, बिकॉज इसके पहले आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत पढ़ लिया है, जहां पे इनकी बातें होती रहती हैं। फिर भी दोबारा से रिमाइंडर क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद जो आपका अगला अध्याय है, अगले अध्याय में आपको पढ़ना है पुष्पीय पादपों में जनन। तो वहां पे हम मोनोसियस और डायसियस वर्ड यूज करके उस चैप्टर को इस्तेमाल करते हैं, उस चैप्टर में हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं और उस चैप्टर को डील करते हैं। इस वजह से मैंने सिखा दिया है। जब कहीं ऐसा हो कि नर व मादा अलग अलग पाए जाते हों, तो ऐसे पादप को आप बोल देते हैं एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी। क्या बोल देते हैं? एक लिंगाश्रयी। क्लियर बच्चे? एक लिंगाश्रयी को हम दिखाते हैं हमेशा डायोसियस लिख के। बोलेंगे सर ये क्या मजाक चल रहा है? जहां पे मोनो है उसे बोल रहे हैं कि वो उभय है, और जहां पे डाई है उसे बोल रहे हैं एक। सुनिए, डायसियस का मतलब या एक लिंगी का मतलब क्या है? एक लिंग एक पादप पे या एक जंतु के पास है, नर या मादा जननांग। अगर नर जननांग एक पे है तो मादा जननांग दूसरे पे है, तो वहां पे प्रजनन के लिए हमेशा दो पौधे या दो जंतु चाहिए, इसीलिए इसे डायसियस कंडीशन बोलते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? अब अगर मैं एक लिंगी की बात कर रहा हूं, डायसियस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे एक जगह पे नर होगा, एक जगह पे मादा। यहां पे दो वर्ड और आपको सीखने हैं। अगर आप बात कर रहे हैं यहां पे भी एनिमल्स की, जंतुओं की, तो जंतुओं के लिए तो आप बड़े आराम से, जंतुओं में डायसियस दिखाने के लिए आप नर व मादा वर्ड यूज कर लेते हैं। नर व मादा ये दो वर्ड यूज कर लेते हैं जंतुओं के अंदर। क्लियर बच्चे? पादपों के अंदर नर व मादा पुष्पीय संरचनाओं को, क्योंकि पुष्प ही होते हैं इनके जननांग, नर पुष्प व मादा पुष्प को, नर वाले को हम बोलते हैं स्टैमिनेट और मादा को बोलते हैं पिस्टिलेट। नर पुष्प को बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर और मादा को बोल देते हैं पिस्टिलेट। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपके एनसीईआरटी ने खेला है ना, आपके एनसीईआरटी ने खेला है, प्रॉपर खेला है यहाँ पे ये टर्म्स सिखाने में। तो ये सारी टर्म्स की कहानियां एक बार में खत्म हो गई कि भाई लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन है जहाँ पे दो पितर की आवश्यकता होती है, दो पितर चाहिए, वहां पे आप लैंगिक जनन बोल देते हैं। क्लियर बच्चे? दो पितरों में एक नर होगा, एक मादा होगी। अगर दोनों एक के ऊपर है तो आप उसे उभय लिंगाश्रयी या उभयलिंगी बोल देंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तो उसे आप एक लिंगी या डायसियस बोल दोगे। यस और नो बच्चों? यहाँ पे अगर बात कर रहा हूं जंतुओं में तो नर व मादा बोल देते हैं जनरली, जहां पे एक साथ हैं नर व मादा उसे हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं, और पादपों के लिए बात करें तो उसे मोनोइसियस वर्ड यूज किया जाता है। तो ये इसकी कहानी हो गई, पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी वाला हिस्सा खत्म हो गया। क्लियर बच्चे? आइए चलते हैं आगे। जब आप ये टर्म सीख जाते हैं एक लिंगी द्विलिंगी, तो
अब यहाँ पे जब हम प्रजनन के बारे में सोचते हैं, है ना, जब जीवों में हम प्रजनन के बारे में सोचते हैं तो हमें दिखाई देता है कि लैंगिक प्रजनन में, है ना, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, उभयलिंगी के, एक लिंगी के, है ना। मैं एक दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखा देता हूँ, एक दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैं वही स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी आपके पुस्तक में बना हुआ है, आप देख लो केचुए के अंदर कहां पे है, कॉकरोच के अंदर कहां पे है, वो सब आप देखते रहना। फोटो बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो बना के दिया है। मैं दो फोटो दिखाऊंगा जिसपे बच्चों से गलती होने के चांसेस भी होते हैं, जिसपे बच्चों से गलती होने के चांसेस भी होते हैं, और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। दो फोटो दिखाऊंगा बेटा, देखो आप देखो, मैं बढ़िया सा बना नहीं पाता बट कोशिश कर रहा हूं, तो हंसेगा कोई नहीं, जो सिखाऊंगा वो सीख लेगा बस, ठीक है। देखो इधर एक प्लांट बना रखा है आपके एनसीईआरटी में, जिसे हम बोलते हैं कारा का प्लांट, है ना। वैसे तो ये कारा जो है मैंने ऐसा बनाया है, बट ये बेहतर तरीके से ऐसा ही दिखता है ना। एल्गी है, बहुत छोटा सा ऐसा दिखता है ऐसा, लेकिन मैंने क्या किया है, इसका कोई सा भी एक हिस्सा आप मान लो जो आपको अच्छा लगे। मैंने एक हिस्सा इसका जूम कर लिया है। क्या किया है मैंने, इसका एक हिस्सा जूम कर लिया है। सपोज कर लो मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, इतना सा यहाँ पे, ठीक है। जब मैं इसको देखता हूं इस संरचना को, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पूरा का पूरा इसका स्टेम है, और स्टेम के ऊपर ये इसकी एक पतली सी ब्रांच निकली है, और इस ब्रांच के ऊपर, यहाँ पे इसी एक ब्रांच के ऊपर, इसके अंदर ये होता है उभयलिंगाष्ट। इस पे दोनों पाए जाते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चे, इसलिए अच्छे से समझ लो। जब आप इसको देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि इसके ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक संरचना है ऊपर के तरफ, और इसके नीचे कुछ इस तरीके की संरचना है। मतलब इसी पे एक ही पादप में, ये किसका पादप है, ये है कारा। ये क्या है, कारा, है ना। चारा मत पढ़ने लगना रे, है चमन लालो, चारा मत पढ़ने लगना। कारा लिखा है, ये कारा, ये एल्गी है ना, ये शैवाल है। इसमें दोनों जननांग पाए जाते हैं। ये जो नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला होता है नर जननांग। नीचे वाला क्या होता है, नर जननांग। इस नर जननांग को इंग्लिश में ये गोल सा है ना, गोल सा है ना, गोल राउंड शेप का, तो गोल होने की वजह से इसे ग्लोब्यूल बोलते हैं। ये नाम याद करना है आपको, ग्लोब्यूल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोब्यूल बोलते हैं। और मादा के बारे में तो क्या ही बोले, है ना। मादा होती ही ना नुकीली, है ना, कटीली नुकीली होती है ना मादा। देखो ये थोड़ा सा ऐसा नुकीला सा दिख रहा है, ये गोल है, ये दोनों छोरों पे क्या है, नुकीली है। इस वजह से ये जो है, ये है मादा जननांग। और इस मादा जननांग का नाम होता है न्यूक्यूल। नुकीली से ना, इस वजह से क्या होता है, न्यूक्यूल नाम होता है, न्यूक्यूल लिखते हैं इसको, है ना बेटा। ये नाम याद कर लेना, कौन नर कौन मादा, किसका क्या नाम, नर मादा, और दोनों का नाम आप याद कर लेना, हो जाएगा। एक ही के ऊपर है, ये कहां पे हमने बात की, कारा के ऊपर। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, और 2 बार आया है, मुझे लगता है 2 बार। अगर आप लोग नीट तक की बात करो तो नीट में 2 बार आया ये क्वेश्चन, कि कौन ऊपर कौन नीचे, कौन ऊपर कौन नीचे, और किसका नाम क्या है। तो यार दोनों चीजें हम यही सीख लेंगे। मादा की बात करूं तो मादा थोड़ी नुकीली सी दिख रही है, इसलिए इसका नाम न्यूक्यूल है। और नर वो सीधे साधे होते हैं ना, गोल से। नर कैसे होते हैं, सीधे साधे गोल से। देखो सीधे साधे तुम होगे, गोल मैं हूं, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अरे अब दिख रहा है तो नजर लगाओ, कम होनी चाहिए ये। अगर दिख रहा है तो अच्छे से नजर लगा दो, ये कम होना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, मुझसे तो हो नहीं रहा, तुम ही कुछ कर दो मेरे लिए। आओ देखो, ग्लोब्यूल हो गया, न्यूक्यूल हो गया, 2 संरचना है। तो ये बात इसकी खत्म। एक तो ये सिखाना था। दूसरा, आपको ब्रायोफाइटा का एक डायग्राम सिखाना है।
ब्रायोफाइटा में आपके एनसीईआरटी में 11th में भी पढ़ रखा है आप लोगों ने और 12th में भी इस चैप्टर के अंदर दे रखा है। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है बच्चे मार्केंशिया का बना हुआ। किसका? मार्केंशिया का चित्र बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में। देखिए फटाफट आपको सिखाता हूं। जब आप मार्केंशिया को देखते हो तो मार्केंशिया जो है उसके अंदर 2 लीफी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब 11th में कितना पढ़े हो उतना ही आपको आ रहा होगा, समझ में भी आ सकता है, हो सकता है कोई ना समझ हो मेरे जैसे तो समझ में ना भी आए, है ना। 2 लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, मैं दोनों बना देता हूं। ऐसे 2 लीफी स्ट्रक्चर बना दिया, एक का मुंह उधर कर दिया, एक का मुंह इधर कर दिया। लो यार, समानता का अधिकार है। वो बोले मैं इधर हूं, आपका ध्यान किधर है, अपन बैठा इधर है। कितना गंदा बन रहा है, एक कितना अच्छा बना, दूसरा पता नहीं क्या हो गया। रुको, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। 2 लीफी स्ट्रक्चर, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। लो, अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगा। ये लो, ध्यान देना। अब देखना, ये बेटा है मार्केंशिया का डायग्राम, लिख देता हूं। ये है मार्केंशिया, है ना, मार्केंशिया का डायग्राम है ये। मार्केंशिया क्या होता है? ये है एक ब्रायोफाइट। ये कौन सा प्लांट होता है? एक ब्रायोफाइट है। जब आप मार्केंशिया को देखते हो ना, तो मार्केंशिया में यहां पे एक के ऊपर पाया जाता है नर जननांग और एक के ऊपर पाया जाता है मादा जननांग। ध्यान से देख लो, एक के ऊपर नर, एक के ऊपर मादा। पहचानोगे कैसे? ये पूछा गया है कि आप बताओ इसमें कौन मेल गैमेटोफाइट है, कौन फीमेल गैमेटोफाइट है। तो ये कैसे पहचानते हैं? देख लो, सीख लो एक बार में। जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट बड़ी सुंदर अरेंज टाइप की है ना, एकदम ऐसा लग रहा है पंखुड़ियां निकली है ना, पंखुड़ियां ये गुलाब की सी हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पंखुड़ियां निकली हुई है, ऐसा लग रहा है फूल जैसी, बिल्कुल, है ना। समझ सकते हो ना, तुम लोग ऐसी एज में हो अभी कि तुम लोग समझ सकते हो ना। बदतमीजों, मसाला समझो यहाँ पे क्या है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखना है आपको। क्या देखना है? इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखना है। जब आप इसे देखते हो, ये बिल्कुल इवन फ्लोरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसे आप लोग, ये वाला जो है, ये है मादा। ये क्या है बेटा? ये है मादा युग्मकोद्भिद। क्लियर है? यहां पे जो नर वाला संरचना है, देखो कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा डाल दो, कुछ सजने समझने की जरूरत नहीं है। अरे अपन ऐसे उठते हैं, है ना, अपन नर है ना, अपन उठते हैं, उठने के बाद क्या हुआ, क्लास जाना है लेने, ठीक है चले जाएंगे। अभी तो 7 बजे से क्लास है ना, 7 बजे से क्लास है, अभी तो 6:55 हो रहे हैं, चले जाएंगे अपन, क्या जल्दी है। हाँ, जाने में 10 मिनट लगते हैं वो अलग बात है, चले जाएंगे। फिर जाने के टाइम, हाँ 6:57, हाँ अब निकलना चाहिए। तो निकले तो अब रेडी कैसे हो, जल्दी रेडी कैसे हो? बस यूं हाथों की तरफ देखा, तेरा ही भरोसा है, और यूं हाथ बिखेरे, बाल हो गए सेट। अपने को जरूरत नहीं है कुछ करने की ना, लड़कियों को कहीं जाना हो 15 मिनट तो कंघी करने के लिए चाहिए, वो भले 15 मिनट पहले ही करके रखा हो। अरे यार ये निकल रहा, फिर उसके बाद पकड़ के यूं लपाट के पता नहीं कैसे फिर वो अपना तैयार होते हैं। तो मैं ओवरऑल क्या बोल रहा हूं कि ये जो मादा होगी ना, वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगी, बिल्कुल टिप टॉप। मेल ऐसे गोल सोल सा दिख जाएगा। तो इस जगह से पहचान जाओगे आप कि ये क्या है, ये है बेटा नर युग्मकोद्भिद, मार्केंशिया का या ब्रायोफाइट्स का नर व मादा पहचान सकते हो। यहां पे ये कारा है, ये एक एल्गी है, ये एक शैवाल है। और ये शैवाल कैसा है? ये शैवाल है उभय लिंगाश्रयी। इन दोनों पे बहुत सवाल आता है ना, 2 रीजन है, क्योंकि ये आपको और दूसरे अध्यायों में भी इनके बारे में जिक्र किया गया, इसलिए उभय लिंगाश्रयी है शैवाल। और ये जो मार्केंशिया दिख रहा है,
मार्केंशिया कैसा है? ये एक लिंगी है, ये एक लिंगी है। क्लियर बच्चे? तो ये हो गई बात आपके एनसीईआरटी के डायग्राम की। बाकी आपके एनसीईआरटी में इस आर्टिकल से रिलेटेड स्ट्रक्चर दे रखे हैं, केचुआ, कॉकरोच, ये सब दिखा रखा है। एक बार आप लोग अपनी पुस्तक में देख लेना, मेन मसाला मैंने कर दिया खत्म। क्लियर बच्चों? आइए अब पढ़ते हैं आगे कि आपने ये बात तो कर ली कि भाई नर व मादा दोनों चाहिए आपको, बड़े खुश हो गए। हाँ, नर व मादा दोनों चाहिए तब होगा लैंगिक जनन, बढ़िया बात। लेकिन पता है नर ऐसा नहीं है कि हमेशा लैंगिक जनन को संपन्न कर सकता है। नर हमेशा लैंगिक जनन को संपन्न कर सके ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मादा के साथ परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं, बड़ी अलग हैं। मादा जो है दो प्रकार की होती है, देखेंगे। मादा व नर, अगर दोनों की बात करूं एक बार, तो एक निश्चित आयु काल के बाद, एक निश्चित आयु काल के बाद, एक निश्चित एज के बाद, हमने सीखा था नर व मादा दोनों की शारीरिक संरचना जब एक निश्चित एज पार कर जाती है तो इनके अंदर हार्मोनल स्राव के वजह से शारीरिक संरचना में थोड़ी से परिवर्तन होते हैं, और शारीरिक संरचना के बाद इनके अंदर इनके गैमीट्स बनने शुरू होते हैं, इनके युग्मक बनने शुरू होते हैं, नर व मादा दोनों के। देखेंगे एक निश्चित जीवन काल के बाद एक निश्चित आयु के पश्चात, ये ज्यादा बेहतर है, एक निश्चित आयु के पश्चात नर व मादा में, एक निश्चित आयु के पश्चात नर व मादा में हार्मोन स्राव शुरू हो जाता है। हार्मोन स्राव शुरू होता है और हार्मोन स्राव शुरू होता है और इनके शरीर में प्रजनन क्रियाएं करने हेतु आवश्यक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। आवश्यक परिवर्तन क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। अब ये जो बात है, ध्यान देना, ये जो बात है, ये बात हमने कॉमन की है नर व मादा दोनों के लिए, लेकिन अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। नर के अंदर एक बार शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया एक लंबी आयु तक चलती है। एक लंबी आयु तक अनवरत चलती है, बिना रुके चलती है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनवरत चलती है। कहां पे? किसके अंदर? किसके अंदर? दोबारा से, नर के अंदर ये अनवरत चलती है। एक बार चालू हो गया तो ये चलता रहेगा। बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, छोड़ जाने दो। अच्छा बोल ही देता हूं, नहीं छोड़ जाने दो, अरे छोड़ जाने दो, कोई बात नहीं। है ना, ऐसा सुना है मैंने, मतलब गांव का रहने वाला हूं, हिंदी मीडियम पढ़ा भी रहा हूं तुम लोगों को, अच्छी बात है, थोड़ा जमीन से और जुड़ाव महसूस हो रहा है हिंदी मीडियम पढ़ा के। तो गांव में एक कहावत है कि इंसान और शेर कभी बूढ़े नहीं होते। वो बूढ़े मतलब एज वाली नहीं बोलते, वो बूढ़े मतलब बोलते हैं रिप्रोडक्टिवली, है ना, जनन के हिसाब से। क्योंकि इंसान के अंदर
एक बार जिस भी एज, सर्टेन एज में 13, 14, 15, 16, 17, 18, जब भी उसके अंदर एक बार शुक्राणु जनन शुरू हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक लंबे एज तक चलता रहता है, जब तक कि उसके पास न्यूट्रिशन प्रॉपर है, पोषण मिल रहा है, वो शुक्राणु का निर्माण करता रहेगा। हाँ, एक एज के बाद शुक्राणुओं की संख्या जरूर कम हो जाती है, बट वो शुक्राणु का निर्माण करेगा। वही चीज मैंने लिखा है कि एक बार शुरू होने पे एक लंबी आयु तक अनवरत चलेगा। लेकिन महिलाओं के अंदर, मादाओं के अंदर ऐसा नहीं है। मादाओं के अंदर कैसा है वो देखिए। मादा शरीर में यह यानी जननिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक नियत समय पश्चात रुक जाती है। पहली चीज, एक नियत समय पश्चात क्या हो जाती है, ये प्रक्रिया रुक जाती है। क्या बोल रहे हैं, एक नियत समय के पश्चात रुक जाती है। फिर मानव मादा में जननिक प्रक्रिया की शुरुआत मासिक धर्म से की जाती है। मासिक धर्म से मानी जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी बोलते हैं शॉर्ट में, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल से मानी जाती है। इंपॉर्टेंट सी बात हो रही है, मादा के अंदर कब से माना जाता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से मानी जाती है। जब फर्स्ट पहला मासिक धर्म, जब पहला मासिक धर्म आता है तो इसे मासिक धर्म को, पहला मासिक धर्म आता है तो इसे क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, मेंस्ट्रुअल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, ठीक है, मेनोपॉज और आखिरी मासिक धर्म। आखिरी मासिक धर्म एक गलती हो रही है छोटी सी, इसे बोलते हैं मीनार्च और इसे बोलते हैं मेनोपॉज। मीनार्च और मेनोपॉज कहलाते हैं। और मानव मादा के अंदर यह पूरा चक्र चलता रहता है ना, हर महीने एक चक्र चलता रहता है, इसीलिए इस पूरे चक्र को मासिक धर्म माना जाता है। मादा के अंदर लिख देते पॉइंट बना देते हैं। मानव मादा के अंदर एक पूरा मासिक धर्म का चक्र चलता रहता है। चक्र चलता रहता है जिसे मासिक धर्म चक्र, जिसे
जिसे मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। एक बढ़िया सी बात और सीखोगे, देखो जीवों में या मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल एक निश्चित समय पश्चात अंडाणु एक नियत अवधि पर बनाते रहते हैं। एक नियत अवधि पर क्या करते हैं? बनाते रहते हैं, जिससे इनके अंदर जिससे क्या हो रहा है? जिससे इनके अंदर सतत प्रजनन की क्षमता होती है। सतत प्रजनन की क्षमता होती है। मतलब दीज आर द कंटिन्यूअस ब्रीडर। ये कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, बट कुछ जंतुओं में यह चक्र, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र बोल रहे हैं, यहां पे मध चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये वर्ड याद रखना आपको, मध चक्र कहलाता है, जो एक निश्चित मौसम में ही चलता है। अतः इनकी प्रजनन क्षमता एक विशेष मौसम पर ही पाई जाती है। एक विशेष मौसम में ही पाई जाती है। ये जीव मौसमी प्रजनक कहे जाते हैं। मौसमी जनक कहे जाते हैं। चलेगा। समझेंगे बच्चे? इसके बारे में एक बात समझेंगे। जब हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्तनधारियों के बारे में पढ़ते हैं, मैमेलियंस के बारे में, तो मैमल्स या स्तनधारियों के अंदर मैमल्स या स्तनधारी जीवों में दो ग्रुप पाया जाता है। एक को बोलते हैं आप प्राइमेट, एक को क्या बोलते हैं? प्राइमेट। और एक को बोलते हैं नॉन प्राइमेट। दो जीव हो गए, एक हो गया प्राइमेट, एक हो गया नॉन प्राइमेट। प्राइमेट के अंदर ध्यान से देखेंगे, प्राइमेट के अंदर चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं रज चक्र, जो मासिक धर्म की बात कर रहे हैं।
और ये रज चक्र हर टाइम एक निश्चित समय पे हो रहा है, इसलिए ये जहां चलता है ये कहे जाते हैं सतत प्रजनक। क्या कहलाते हैं बच्चे? सतत प्रजनक, या बोल सकते हैं आप इनको कंटिन्यूअस ब्रीडर। क्या बोल सकते हैं आप इनको? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोल सकते हैं। बाकी नॉन प्राइमेट्स के अंदर चलती है ईस्ट्रस साइकिल, जिसे आप बोलते हैं मध चक्र। इन्हें क्या बोलते हो आप? मध चक्र बोलते हो। और ये वाले जो जीव हैं ये कहला सकते हैं मौसमी प्रजनक। यानी सीजनल ब्रीडर्स। ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं, ये मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। क्लियर बच्चे? तो ये थी कुछ प्रजनन से जुड़ी बातें। हमने नर व मादा के बारे में सीख लिया। पुष्प के, अगर पुष्पों की बात करें तो पुष्पों के अंदर पादपों में पुष्प पादप का जननांग होता है। पुष्प क्या होता है? पादप का जननांग होता है। जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि एक ही पुष्प पे दोनों पाए जा सकते हैं, या हो सकता है अलग अलग जगह पे एक ही पे नर व मादा दोनों, ये पुष्प के साथ भी है। जब हम एक पुष्प की संरचना को बनाने की सोचते हैं, एक छोटा सा बना के देख ही लेते हैं। इस वाले हिस्से को बोलते हैं पुष्पाधार, है ना, फ्लावर का बेस, या आप इसे थैलेमस बोलते हो। आप इसी हिस्से को क्या बोलते हो? थैलेमस। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं। ये आपकी बुक वाले ना मनमौजी होते हैं, जब उनको हिंदी खुद दिक्कत होती है तो इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो दोनों, अगर हिंदी पे ज्यादा फोकस करना, बट दोनों सीख जाओगे तो मुझे पता है कि कोई भी आपके गली का कुत्ता आपको दौड़ा के काटने वाला नहीं है। और अच्छी बात है, अभी समय है, सीख जाओ तो बेहतर है। ये बन गया पुष्प का मादा भाग, है ना। इस पुष्प के ऊपर बना ही देते है गुलाबी गुलाबी समा। जब भी हम फ्लावर देखते हैं, पुष्प देखते हैं, तो उसमें एक रंगीन हिस्सा होता है ना, रंग बिरंगा हिस्सा, वो ये वाला हो गया। और हमेशा पुष्प के सबसे बाहर कभी भी नीचे देखोगे तो वहां पे आपको एक हरे रंग का पत्ती जैसा संरचना पाया जाता है। उम्मीद करता हूं देखा होगा आप लोगों ने, है ना, हरे रंग की ऐसी पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको पुष्पाधार तो बिल्कुल नहीं बोलते, है ना। ये थोड़ा लीफी संरचना ऐसी, इसका ये टिप थोड़ा खराब लग रहा है। अब या तो बनाते नहीं, या तो बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे। लो पूरा ही चला गया, अच्छे से मिट गया, बनाते रहो। हाँ थोड़ा ठीक है। यहाँ पे पादप को जब भी देखते हैं, पुष्प को, तो आपको इतनी संरचना है ना। अभी एक मिसिंग है, एक संरचना मिसिंग है, वो रहे भैया ये। जब आप एक पुष्प बनाते हैं तो कुछ ऐसी संरचनाएं बनती है। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं ये वाला हिस्सा, इसे बोला जाता है पुंकेसर। और ये वाला हिस्सा जो येलोइश पार्ट है बेटा, ये कहलाता है स्त्री केसर।
ये पुंकेसर, ये स्त्रीकेसर। और मजेदार बात बताऊं, देखो जरा ध्यान से, मुझे लगता है तुरंत समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोलने की कोशिश की। ये देखते ही समझ में गया ना, पुंकेसर और स्त्रीकेसर ये दोनों प्रॉपरली पादप के क्या होते हैं, जननांग हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं। क्लियर। बाकी जो दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं ये भी पुष्प के अंदर पाए जाएंगे। ये वाला कहलाता है दल, बाह्य दल। ये वाला कहलाता है बेटा बाह्य दल, और इसके अंदर ये लाल रंग का जो भाग है ये कहलाता है दल। मतलब पुष्प में 4 भाग हैं, एक बाह्य दल सबसे बाहर, उसके अंदर है दल, फिर पुंकेसर, फिर स्त्रीकेसर। लेकिन इसमें से 2 हिस्से ये वाले क्या हैं, ये जननांग बनाते हैं और ये पुष्प के सहायक इसके अंगक हैं। तो पुष्प में भी ऐसा हो सकता है कि एक ही पुष्प पे नर व मादा दोनों पाए जाए, जैसा यहां बना है। तो इसे आप बोलेंगे उभयलिंगी पुष्प। ये पुष्प कैसा है, उभयलिंगी, दोनों पाया गया है। यस और नो। हो सकता है कि किसी एक पुष्प पे, बिल्कुल संभव है, अब आप समझ सकते हैं, हो सकता है कि एक पेड़ लगा है कहीं पे, है ना, यहाँ पे जो फूल है बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे जो फूल है इस पे सिर्फ ये लगा है, समझ रहे ना, सिर्फ मादा पुष्प लगा है। या संभव है कि कोई पुष्प ऐसा हो जहां पे सिर्फ क्या लगा हो, जहां पे सिर्फ यही स्ट्रक्चर पाया जाए। नर व मादा अलग अलग भी पाए जा सकते हैं, अलग अलग फूलों पे। मैंने फूल नहीं बनाया, मतलब ये नर व मादा कहाँ पे देंगे, फूल के ऊपर ही। यहाँ पे भी फूल है, यहाँ पे भी फूल है। आपको मैं फूल नहीं बना रहा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी फूल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नर वाला है, यहाँ पे भी फूल है जहाँ पे सिर्फ मादा वाला है। तो ये वाले जो फूल होंगे, बाकी सब वही होगा यार, बाह्यदल होगा, दल होगा, बस नर वाले पे सिर्फ नर होगा, मादा वाले पे सिर्फ मादा होगी। तो पुष्प भी कैसे हो सकते हैं, पुष्प भी हो सकते हैं इन 2 वैरायटीज के, जहां पे एक में आप बोलेंगे नर पुष्प है, एक को क्या बोलोगे, मादा पुष्प। जनरली हम एक ही फोटो से सब सीख लेते हैं कि भाई ये दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ डेफिनेट टर्म्स है ना, जो कुछ शब्द आने चाहिए थे कि सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, मतलब सीजनल मतलब मौसमी प्रजनक क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट में कौन सी चक्र चल रही है, कौन सी साइकिल चल रही है, प्राइमेट में कौन सा चक्र चल रहा है, कौन सा साइकिल चल रहा है। ये बेसिक बातें जो लैंगिक जनन के लिए जरूरी थी। क्या होता है एक लिंगाश्रय, क्या होता है उभय लिंगाश्रय, है ना, किसे बोलेंगे आप डायोसियस, किसे बोलेंगे मोनोइसियस। ये सभी जो संरचनाएं हो सकती थी, वो सारी जो इनिशियल जो आपको लैंगिक जनन को समझने के लिए जरूरी चीजें थी, वो सारा मसाला आपके दिमाग में भर दिया गया है। अगले क्लास में हम लोग लैंगिक जनन को फिनिश करेंगे और इसके साथ ही यह अध्याय भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।